हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे अगत तंत्र और अगत तंत्र में हम देख रहे थे चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र। इसमें हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पॉइजन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विष के बारे में देखा था, आयुर्वेदिक देखा, और अब हम इसका पॉइजन मतलब मॉडर्न रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखने से पहले पहले हम देख लेते हैं हमने 2 वीडियो में क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा जो अगत तंत्र है, इस अगत तंत्र को नाम आचार्य सुश्रुत ने रखा था, और आचार्य सुश्रुत ने इसका नाम सुश्रुत संहिता मतलब सुश्रुत सूत्रस्थान 1 में रखा, जहाँ पर उन्होंने आयुर्वेद के 8 अंग का श्लोक बताया था। ठीक है, आयुर्वेद के जो 8 ब्रांचेस होते हैं, 8 अंग होते हैं, उनका श्लोक बताया था। वहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने अगत तंत्र नाम रखा था, और उस श्लोक के अंदर उसका छठा नाम रखा था, 6वें स्थान पर रखा था। उसी तरह से आचार्य चरक ने आयुर्वेद की जो 8 ब्रांचेस होती है, जब वहाँ पर उनका श्लोक बताया था, तो इस अगत तंत्र को नाम दिया था विषकर विरोधिकम प्रशमन। ठीक है, और उसी तरह से आचार्य भागवत ने भी जब अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 1 में 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद, ठीक है, तो उसका श्लोक बताया था, तो वहाँ पर अगत तंत्र को क्या नाम दिया गया था? दृष्टा नाम दिया गया, दृष्टाम विष चिकित्सा यहाँ पर नाम दिया गया था, और वो 6ठे स्थान पर उन्होंने रखा था। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। देन उसके बाद हमने अगत तंत्र के बारे में देखा कि अगत तंत्र, तंत्र के मतलब तो सही है, शास्त्र है, साइंस है, ठीक। अगत का क्या मतलब है? कोई भी एंटीटोड या कोई भी एंटीपॉइजन, मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिससे विश्व पर विजय प्राप्त की जा सके, उसे हम बोलते हैं अगत। तो इसलिए हम इस अगत तंत्र को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसकी मैंने डेफिनेशन भी बताई थी। अगत तंत्र नामा सर्प कीट लूता मूसा आदि दृष्ट विष व्यंजनार्थ, मतलब यहाँ पर जो सर्प है, कीट है, लूता है, मूसा है, इनके जो दांतों से जो विष उत्पन्न होता है, ठीक है, और विविध विष संयुगम, और भी जो विविध विष है, जैसे कि हमारा आगे जाके पढ़ोगे कृत्रिम विष, स्थावर जांगम, उन सभी विषयों से जो भी उपद्रव होते हैं उनकी हमें क्या चिकित्सा करना है? उपशमनार्थ, मतलब उनको उपशमन करना है, उनका समन करना है, चिकित्सा करनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अगत तंत्र कहते हैं। ये अगत तंत्र की परिभाषा है, जो कि इसका रेफरेंस सुश्रुत के सूत्रस्थान 1 में मिल जाएगी। देन हमने क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी देखा, उसमें देखा ये डील विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। मतलब नाम से क्लियर है, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे जैसे हमने अगत तंत्र देखा आयुर्वेद में, उसी तरह से हम मॉडर्न में देखते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, मतलब जितने भी टॉक्सिन है उनकी हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं कि जो पॉइजन है उसकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो कैसे मैनिफेस्टेशन है, मतलब पॉइजन लेने के बाद उस पर्सन पे क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद होता है डायग्नोसिस, हम कोई लैब टेस्ट वगैरह या ब्लड टेस्ट वगैरह, ठीक है, या MRI वगैरह क्या देखते हैं। देन उसके बाद मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, और हम किस तरह से उस पॉइजन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब उसमें हम कौन सा एंटीटोड वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद हमने बात करी थी स्कोप ऑफ अगत तंत्र के बारे में, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग है। ठीक है, अगत तंत्र के बारे में आपको जानकारी है तो आप यहाँ पर इसके चिकित्सा क्षेत्र में आपको उपयोग कर सकते हो। ठीक, देन उसके बाद पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का संगम, मतलब जो पहले की मतलब आयुर्वेद में जो अगत तंत्र है और जो मॉडर्न में हमारा क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है, उन दोनों को ऐड करके आप उनको नई तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हो। देन पर्यावरण विश्व विज्ञान का आप उनके लिए इसका स्कोप है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ठीक है, इनसे क्या क्या विषैले प्रभाव हो रहे हैं और उनका क्या क्या निवारण कर सकते हो, ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। कृषि में आप विषयुक्त प्रदान, आजकल तो कृषि में बहुत सारे कीटनाशक, औषधि, केमिकल वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह डाले जाते हैं। ठीक है, उनकी वजह से क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो ये सब चीज़ें। फॉरेंसिक विज्ञानों में योगदान, ठीक है। अब फॉरेंसिक में क्या होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग देखने को मिलती है, कि होमिसाइडल पॉइजनिंग, सुसाइडल पॉइजनिंग, ठीक है, मतलब किसी ने जहर खा लिया, फिर किसी ने जहर उसको दे दिया, तो उन सब में भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि CID वगैरह है, कोई मूवी वगैरह है, तो उनमें भी तो यही होता है कि कोई किसी की पॉइजन की वजह से डेथ हो गई, तो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम आ रही है, वो पता लग रही है, वो पता लगा रही है कि कौन सा जहर था, कि या होमिसाइडल था या फिर सुसाइडल था, मतलब वो सब इस तरह से यहाँ पर इनके स्कोप बताए गए हैं। ठीक है, ये हमारी पहले वीडियो की बात थी। देन वीडियो नंबर 2 में हमने विष का आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट देखा था, कि विष की निरुक्ति देखी थी। विष मुच्यते विषनाद गद हुए, मतलब जो रोग का कारण होता है उसे हम विष कहते हैं। जैसे गद का मैंने बताया कि रोग होता है, ठीक है, तो जो रोग का कारण होता है उसे हम विष कहते हैं। ठीक, व्याख्या बताई, देह प्रवेशम या द्रव्यम दूषियत्वम रसादिकाम, मतलब जो देह में प्रवेश करता है, मतलब ऐसा द्रव्य जो देह में प्रवेश करता है, एंटर करता है, और उसके बाद हमारी जो रस आदि धातु है, ठीक है, उनको दूषित करता है, रस को, रक्त को, इनको दूषित करता है। एंड स्वास्थ्य से हम प्राणहरम, और जो आपका स्वास्थ्य है और आपका प्राण है उनको हरने का काम करता है। जैसे आत्म तद द्रव्यम विषमुच्यते, ऐसे द्रव्य को हम विष कहते हैं। ये आचार्य चिकित्सा स्थान 23 में इनकी डेफिनेशन आपने देख लिया। कुछ लोगों ने अगर सुश्रुत वाली डेफिनेशन कर रखे तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छी डेफिनेशन है, उसको भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, बस मेरा ये मानना है कि जो भी आप डेफिनेशन कर, मतलब जिस भी डेफिनेशन का आप लोग करते हो, तो कोशिश करा करो किसी एक का ही करे, या तो चरक का करे, या सुश्रुत का करे, या भागवत का करे, क्योंकि जब आप एक से ज़्यादा श्लोक याद करते हो तो वो कन्फ्यूजन
थोड़ा क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद प्रागुत्पत्ति देखी, किस तरह से विष की उत्पत्ति होती है। तो देखो आचार्य भागवत ने बताया कि जब समुद्र मंथन हो रहा था देवता और राक्षस के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पर समुद्र मंथन के दौरान एक व्यक्ति प्रकट होता है। उस व्यक्ति जो उस व्यक्ति थोड़ा क्रोधित था, कृष्ण वर्ण काले वर्ण का था, लाल आँख थी, बड़े बड़े दांत थे, हरे रंग के बाल थे, ठीक है। तो उन सभी को मतलब उसको देखकर सभी को दुख हुआ, देवता को भी भगवानों को भी। तो आचार्य फिर ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और पृथ्वी पर हमारे कल्याण के लिए, ठीक है, उसको भेज दिया, ठीक है। तो उसके बाद पर्याय देखते हुए इसके पर्याय छवड़ है, गरल है, गर है, अम्बु संभव है, क्योंकि वो अम्बु से प्राप्त हुआ था। कहते हैं ना जब अम्बु में हो रहा था महासागर, तो वहाँ से रस भी कह सकते हैं, रसायन है, विषाद आदि। देखो रसायन मतलब इसको शुद्ध करके रसायन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने विष के बारे में बात हुई थी। देन उसके बाद विष की गति की देखी, जिसकी दो गति थी, जांगम विष, स्थावर विष। अब जांगम क्या होते हैं, जो भी एनिमल ओरिजिन विष होता है, एनिमल ओरिजिन पॉइजन होता है। स्थावर क्या होता है, प्लांट ओरिजिन पॉइजन होता है। तो जांगम विष की जो गति है वो ऊर्ध्वगामी होती है, स्थावर विष की जो गति होती है वो ऊर्ध्वगामी। सूजा से मैंने याद कर लिया, स्थावर की जो गति होती है वो ऊर्ध्वम और जो जांगम की होती है अधो। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। फिर इसके गुण देखें, गुण का श्लोक इंपॉर्टेंट है। लघु रुक्षम आसुम विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्म च उष्णम आनिर्देशम रसम तसम गुणम युक्तम विषम तज्ञ से, ठीक है, तज्ञ से, तज्ञ। तो यहाँ पर क्या है, तज्ञ। तो यहाँ पर बताया गया है कि लघु होता है, रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, आशु होता है, ठीक है। तो लघु रूक्षम तीक्ष्णम उष्णम सूक्ष्म आसुम व्यवाय विकासी विशद और आनिर्देशम, ये 10 गुण आचार्य चरक ने बताए थे। और जो अपाकिक गुण है वो आचार्य सुश्रुत ने बताए। अगर एमसीक्यू में आए कि 10 गुण किसने बताए तो आचार्य चरक ने, 11 गुण किसने बताए तो आचार्य सुश्रुत ने। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम पार्ट आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो उसके सेम ही जो गुण होते हैं विष का, वो सेम ही मक के भी होते हैं। बस डिफरेंस कहाँ पर आता है, जैसे विष का जो गुण होता है वो अनिर्देशीय होता है, मतलब इसको आप निर्देश नहीं कर सकते। मतलब जो रस होता है विष का वो उसको आप नहीं बता सकते, मधुर है, अम्ल है, नहीं बता सकते। लेकिन जो मग है, जो अल्कोहल है, उसका रस कैसा होता है, अम्ल होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है और सभी सेम होता है, ठीक। और उसके बाद जो ओज के गुण है, जो ओज होता है उसके विपरीत गुण होते हैं, ठीक है। इसके जो विपरीत गुण किसके होते हैं, ओज के होते हैं, ठीक। ये फिर उसके बाद भेद देखते हैं। आचार्य चरक और सुश्रुत ने 2 भेद बताए, स्थावर और जांगम, ठीक है। स्थावर मतलब जो वनस्पति पॉइजन होता है, जांगम मतलब प्राणियों से होता है। अष्टांग हृदय में 3 प्रकार का है, देखो अकृत्रिम और कृत्रिम। देखो अकृत्रिम को 2 में बताया गया है, स्थावर में, जांगम में, और यहाँ पर अकृत्रिम होता है। तो कृत्रिम के अंदर यहाँ पर गर्विश आ जाता है, तो टोटल मिलकर 3 आ जाते हैं। लेकिन रसशास्त्र के अनुसार विष की संख्या 9 होती है और उपविष की संख्या भी 9 होती है, ठीक है। अब हलाहल कलकूट श्रृंगाटक प्रदीपन सौराष्ट्रिक ब्रह्मपुत्र हरद्रिक शक्तिक वत्सनाभ अदन उविस होते स्नोई अर्क करवीर कलाहरी धतूरा गुंजा अफीन वल्लाता का रस का, ठीक है। अब याद कर लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। रसशास्त्र में आपको याद करने पड़ेंगे, द्रव्य गुण में आपको याद करने पड़ेंगे, तो बेटर आप इनको यहीं याद कर लो, ठीक। विष के अधिष्ठान के बारे में बात करेगी, स्थावर विष और जांगम विष। स्थावर 10 अधिष्ठान होते हैं, जांगम विष 16 अधिष्ठान हो सकते हैं। कैसे याद रख सकते हो भाई, आप याद रख लो कि जांगल है जो पेड़, मतलब जो जांगम मतलब उसमें एनिमल्स हैं भाई। स्थावर में प्लांट पॉइजन आता है, जांगम में हमारा एनिमल पॉइजन आता है। अब एनिमल बहुत सारे ऐसे याद कर लो कि एनिमल बहुत सारे हैं, छोटे मोटे कीड़े, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारे हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा होती है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये जांगम विष होते 16 और स्थावर विष होते हैं 10। तो 10 अधिष्ठान कुल संख्या 55 होती है। 10 अधिष्ठान होते हैं, कुल संख्या कितनी होती है, 55 होती है। तो याद रखना है कि 10 अधिष्ठान के अंदर इनकी संख्या टोटल 55 होती है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। श्लोक याद कर लोगे तो 10 अधिष्ठान आपको याद हो जाएंगे। मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, क्षीरसार एवं च निर्यासो धात्वश्चैव केंद्रश्च दसवं स्मृतम। देखो आपके लिए बेटर रहेगा कि पहले आप क्या कौन से करो, इनके अधिष्ठान का नाम याद करो कि मूल के साथ, मूल की वजह से पत्थर होता है, फल की वजह से पुष्प होता है, त्वक्सार निर्यास, क्षीर धातु कंद, ठीक है। ये याद हो जाता है तो आपको संख्या याद कर लेना। संख्या याद हो जाते तो उनके लक्षण भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, डायरेक्टली सब पे नहीं कूदना है। पहले अधिष्ठान याद करो, अधिष्ठान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संख्या याद कर लो और हो सके तो इसके लक्षण भी आप याद कर लो कि अगर मूल विष का आप सेवन करते हो, ठीक है, तो उद्देश्य जैसे मूल विष है, जैसे मान लो करवीर है। करवीर एक द्रव्य होता है, एक पौधा होता है, उसकी जो रूट होती है तो वो कैसी होती है, मूल मतलब पॉइजनस से होती है, ठीक है, पॉइजनस होती है। अगर आप इनकी मूल का सेवन करते हो तो आपको उद्देष्टान, पल्लाप, मोह वगैरह हो सकता है। इसी तरह पत्थर, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके पत्र में पॉइजन होता है, अगर आप उनका सेवन करते हो तो जरम्बा, अंग दुष्टना, श्वास प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इतना कर लेना। देन उसके बाद जांगम की हम बात करें। जांगम की कितने होते हैं, 16 होते हैं। जैसे कि किसी एनिमल की दृष्टि की वजह से, किसी निश्वास की वजह से, दृष्टा, नख, मूत्र, पुरी, शुक्र, लालस्त्राव, आर्तव, मुख, संदस और विदृश, तुंड, अस्थि, पूत और सूक्ष्म। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें अधिष्ठान बताए गए हैं। मतलब इनमें स्थावर जो जांगम विष होते हैं, इन जांगम विष में अधिष्ठान बताया। किसी की आंखों में, किसी के
दांतों में, किसी के नख में, किसी के मूत्र में, इन सभी में आपको पॉइजनस देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पर ही मैंने एग्जाम्पल बता दिए कि इनके अधिष्ठान के कौन कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पर। इतनी बात हमारी 2 लेक्चर के अंदर हो गई थी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, जो कि हमारा मॉडर्न एस्पेक्ट से है। अभी हमने आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देखा और हम देखेंगे मॉडर्न एस्पेक्ट। अगर इसके बारे में 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो कोशिश करो आपको आयुर्वेदिक एस्पेक्ट और मॉडर्न एस्पेक्ट दोनों लिखो। अगर 5 नंबर में आता है तो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट पूरा लिखा करो और मॉडर्न एस्पेक्ट थोड़ा सा उसमें लिख दिया करो, ठीक है। तो हम बात करते हैं पॉइजन। तो पॉइजन क्या होता है? तो अभी हमने आयुर्वेद में विष की बात करी है, मॉडर्न में इसको समझते हैं पॉइजनस से। तो ए पॉइजनस इज कॉमनली डिफाइंड टू बी ए सब्सटेंस विच when administered, inhaled or ingested is capable of acting डिलीटरेसली ऑन द बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एक पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप इनहेल करते हो, ठीक है, इनहेल करते हो या इंजेस्टेड कर लेते हो, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। उसे हम कहते हैं पॉइजनस, ठीक है। पॉइजनस की सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। देखो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइजनस का क्लासिफिकेशन। तो 2 प्रकार से, पहला है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है, उसका एक्शन की टाइप के, और दूसरा होता है मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन, मतलब उसका कर्म क्या है, ठीक है, कर्म के बेसिस पर। मतलब अगर आपने एक बार पॉइजन का सेवन कर लिया, पॉइजन का सेवन करने के बाद उस पर आपकी बॉडी पर क्या क्या रिएक्शन, क्या क्या एक्शन देखने को मिलेंगे, तो उसके बेसिस पर पॉइजन को 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कोरोसिव, ठीक है। तो पहला कौन सा पॉइजनस होता है? पहला होता है कोरेजिव। अब देखो जैसे इसके नाम से क्लियर है, तो कोरेजिव पॉइजन होता है वो आपका जो टिश्यू होता है उसमें कहीं ना कहीं अल्सरेशन करता है, बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न करता है। कहने का अर्थात ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोरिजिनल पॉइजन को लेता है, अभी कोरिजिनल पॉइजन का हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, बस आप इतना ध्यान रखो, अगर वो कोरिजिनल पॉइजन को लेता है तो वो क्या करेगा, उसकी बॉडी में इरिटेंट प्रोड्यूस करता है, कहीं ना कहीं आपको बर्निंग सेंसेशन वगैरह होता है, उसके बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, और जो टिश्यू होता है उसमें अल्सरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कौन सा टिश्यू करता है आपका? वो करता है कोरोसिव, ठीक है। और उसके बाद कोरोसिव क्या करता है कि जो भी टिश्यू होता है वो टिश्यू से सारे वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देता है। जो कोरोसिव पॉइजन होता है वो वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देता है, और जो भी सेल का जो प्रोटीन होता है उसको कोगुलेट कर देता है, उसको जमा देता है, और जो आपका अगर वो हीमोग्लोबिन में एंटर कर जाता है तो हीमोग्लोबिन को हीमेटिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब मैं एक आपको कोई कॉपी मिल जाए यार, चलो एक पेज में ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहला आप समझ से चलिए, ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है पर आप समझने में फोकस करिए। पहला जो पॉइजन होता है वो होता है कोरोसिव पॉइजन, ठीक है। जैसे इसके नाम से क्लियर है, कोरोसिव मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कोरोसिव पॉइजन का सेवन किया है, इनटेक किया है, तो उसकी बॉडी में क्या करेगा, जो भी इसके टिश्यू होगा, जो भी इसके टिश्यू होगा तो उस टिश्यू से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। किसको एक्सट्रैक्ट कर देगा? वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देगा। और टिश्यू सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। तो वो जो सेल होंगी, सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है तो उसका क्या कर देगा? कोगुलेट कर देगा। उनके अगर सेल का प्रोटीन कोगुलेट हो जाएगा एक बार, तो सेल कैसे हो जाएंगी? नॉन फंक्शनल हो जाएंगी। देन उसके बाद अगर वो एक बार हीमोग्लोबिन में मतलब ब्लड में एंटर करता है, तो ब्लड में एंटर करने के बाद हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? हीमेटिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, हीमेटिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से कोरोसिव फंक्शन का आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो कोरोसिव एक्शन है वो बताया गया है कि वो एसिड भी है और एल्कलाइज भी है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का बता दिया, एक कोरोसिव एसिड हो गया, एक कोरोसिव एल्कलाइल पॉइजन हो गया। अब कोरोसिव एसिड के अंदर आपको इनऑर्गेनिक मिलेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा और वेजिटेबल्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब इनऑर्गेनिक पॉइजन, तो ये क्या हो जाएगा? कोरोसिव एसिड इनऑर्गेनिक पॉइजन, जैसे कि HCl हो गया, HCl पी लेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से। और दूसरा होता है कोरोसिव एसिड ऑर्गेनिक पॉइजन, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, और वेजिटेबल के अंदर पोटेशियम साइनाइड्स हो गया, ठीक है। और जैसे सेब के जो बीज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी क्या होता है? साइनाइड्स प्रेजेंट होता है। देन हम एल्कली की बात करते हैं, तो एल्कली के अंदर क्या आता है? कुछ हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कुछ होते हैं हमारे कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम कार्बोनेट, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? कोरोसिव एल्कली पॉइजन के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इतना आपको क्लियर होने चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं इरिटेंट के बारे में, ठीक। तो दूसरा पॉइजन आता है वो आता है इरिटेंट पॉइजन। मतलब ऐसा व्यक्ति जो इरिटेंट पॉइजन का सेवन करता है, लेता है, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले याद रखना है कि उसमें पेन इन एब्डोमेन होगा, ठीक है। और पेन इन एब्डोमेन होगा, अगर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो भी आपका विष है, मतलब जो पॉइजन है वो पच नहीं रहा है, तो वो या तो वोमिटिंग के थ्रू निकलेगा या परगिंग के थ्रू निकलेगा, ठीक है। परगिंग मतलब एक तरीके से लूज मोशन वगैरह, ठीक है। तो या तो वोमिटिंग के थ्रू निकलेगा या परगिंग के थ्रू निकलेगा। तो इरिटेंट में क्या होता है? सबसे पहले आपके एब्डोमेन में पेन होगा, फिर वो या तो वोमिटिंग के थ्रू निकलेगा या परगिंग के थ्रू निकलेगा, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और इसके और भी कुछ खास बात है, जैसे कि मान लो अगर किसी व्यक्ति की इरिटेंट की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक
ठीक है। तो डेथ होने के बाद डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जब पोस्टमार्टम होता है, ठीक है, जो पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में आप पता कर सकते हो कि इसकी जो डेथ हुई है वो इरिटेंट पॉइजन की वजह से हुई है या कोई अदर पॉइजन की वजह से होती है। कैसे पता करोगे? अगर उसकी डेथ इरिटेंट पॉइजन की वजह से होगी तो उसकी जो जीआईटी है, ठीक है, पूरी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको अल्सरेशन देखने को मिलेंगे। अल्सरेशन समझते हो ना? अल्सरेशन, अल्सर वगैरह एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से पूरी आपकी जीआईटी में अल्सर्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो इनकी जो डेथ है वो इरिटेंट पॉइजन की वजह से हो सकती है। अब जो इरिटेंट पॉइजन है वो फिर से फर्दर दो प्रकार का बताया गया है, एक तीन प्रकार का। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक पॉइजन, एक होता है इनऑर्गेनिक पॉइजन और एक होता है हमारा मैकेनिकल पॉइजन, ठीक है, जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जो इरिटेंट होता है वो एक इनऑर्गेनिक पॉइजन होता है, एक होता है ऑर्गेनिक पॉइजन, एक होता है मैकेनिकल पॉइजन। अब इनऑर्गेनिक पॉइजन में क्या आता है? हमारा नॉन मेटल पॉइजन आता है, जैसे कि फॉस्फोरस, बोरॉन, फ्लोरीन। देखो आपको सब एग्जाम्पल नहीं करने पर कोशिश करा करो, एक दो एग्जाम्पल सबके याद कर लो। देन उसके बाद मेटल पॉइजन के अंदर आर्सेनिक, लीड और मरकरी होता है। और फिर आता है ऑर्गेनिक पॉइजन के अंदर वेजिटेबल पॉइजन आता है और एनिमल पॉइजन आता है। वेजिटेबल पॉइजन के अंदर कैस्टर ऑयल आ जाता है, एनिमल पॉइजन के अंदर कोई स्नेक वगैरह हो गया, कोई स्कॉर्पियन वगैरह हो गया, कोई स्पाइडर वगैरह हो गई, ठीक है। देन उसके बाद मैकेनिकल पॉइजन के अंदर पाउडर ग्लास हो गया, डायमंड डस्ट हो गई, ठीक है, ड्राई स्पॉन्ज हो गया, हेयर हो गया, निडल हो गया, ठीक, ये सारे आती है। देन हम बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिक की। अब हमारा तीसरा पॉइजन आता है न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। अभी हमने कॉरेसिव पॉइजन और इरिटेंट पॉइजन के बारे में देख लिया। देन हम बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन के बारे में। जैसे नाम से क्लियर है, कहीं ना कहीं वो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर अफेक्ट करेगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आती है, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो न्यूरोटॉक्सिक है मतलब ये ऐसा टॉक्सिन है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करेगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आती है, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। अब इनके कुछ सिम्टम देखने को आपको मिलेंगे। अब भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर अफेक्ट कर रहा है तो क्या मिलेगा? आपको हेडेक देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर ड्राउजीनेस देखने को मिल जाएगा, आपको ग्रीडीनेस देखने को मिल जाएगा और आपको पैरालिसिस। भाई पैरालिसिस क्यों मिलेगा? क्योंकि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसी के अंदर से जो नर्व निकलती है और वो नर्व ही तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। अगर वो एक बार नर्व अपना काम ना करे तो आपकी पूरी बॉडी कैसे होती है? पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी न्यूरोटॉक्सिक कई प्रकार का होता है। पहला वो होता है जो होता है सेरिब्रल, ठीक है, और दूसरा होता है स्पाइनल, अब तीसरा होता है पेरिफेरल, ठीक है। ये आपने देखे भी होंगे, ठीक है। देखो अब सेरिब्रल, अब सेरिब्रल में क्या होगा कि सेरिब्रल में क्या होता है? मेनली किसको अफेक्ट करेगा? ब्रेन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब स्पाइनल में क्या करेगा? स्पाइनल मतलब जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल सिस्टम होता है, उसको अफेक्ट करेगा। और पेरिफेरल मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही होती है पेरिफेरी में, उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या बताया गया है न्यूरोटॉक्सिक। अब जैसे न्यूरोटॉक्सिक है तो न्यूरोटॉक्सिक के अंदर सेरिब्रल बताया गया है कि सेरिब्रल के अंदर नार्कोटिक आता है और इनेब्रिएंट आता है। हम बात कर रहे थे जो न्यूरोटॉक्सिक है वो एक सेरिब्रल होता है, एक स्पाइनल यहाँ पे बताया गया है। अब देखो सेरिब्रल के अंदर क्या है? एक होता है नार्कोटिक, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर तीन बता दिए गए थे, ठीक है। तो इसका तो क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग तरीके से किया गया है। इसमें सेरिब्रल बताया गया, स्पाइनल बताया गया, पेरिफेरल नहीं बताया गया है, ठीक है। अब सेरिब्रल के अंदर तीन बताए गए, नार्कोटिक, इनिब्रिएंट्स और डेलिब्रिएंट्स, ठीक है। तो ये स्पेलिंग देख लेना एक बार, इस तरह से DELIBRIANTS, डेलिब्रिएंट्स, ठीक है। स्पेलिंग में कहीं कन्फ्यूजन हो तो बता दिया करो, कैसे बताओ, खैर ठीक। देखो मैंने ये कोशिश करा है कि एक पेज पे आ जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकता था पर मैं चाहता यही हूँ कि वो सारा एक पेज के अंदर आ जाए और आपको सारा क्लासिफिकेशन याद रहे। इस वजह से मैंने कोशिश करी है एक पेज पे लाने की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और छोटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो और आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक। तो हम बात कर रहे थे सेरिब्रल के अंदर। देखो अब सेरिब्रल के अंदर क्या होता है? पहला आता है नार्कोटिक। अब नार्कोटिक में क्या होता है? मतलब जो नार्कोटिक पॉइजन है, अगर किसी व्यक्ति को नार्कोटिक पॉइजन दिया जाएगा, जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, इनको दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे? स्लिप प्रोड्यूस करेंगे, स्लिप इंड्यूस करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है इनिब्रिएट पॉइजन। तो इनिब्रिएट पॉइजन किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, जैसे कि अल्कोहल वगैरह हो गया, एनाल्जेसिक वगैरह हो गया, तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन डेवलप करते हैं। फिर होता है डेलिब्रेंट, ठीक है। अब डेलिब्रेंट पॉइजन दिया जाता है, जैसे कि धतूरा वगैरह हो गया, कोकीन वगैरह हो गया। अगर ऐसे पॉइजन दिए जाते हैं तो वो कन्फ्यूजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है स्पाइनल। अब स्पाइनल के अंदर क्या तीन चीज़ आती है? एक्सटाइटेंट, एक्सीटेंट और डिप्रेसेंट और पेरिफेरल, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक। जिन्हें पहला आता है एक्सीटेंट। तो एक्सीटेंट का मतलब होता है कि अगर एक्सीडेंट पॉइजन दिया जाता है तो आपकी बॉडी जो एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, एक्साइटमेंट होती है, किसी भी काम करने को पड़ जाती है, ठीक है। तो नुक्स वोमिका एंड इट एल्कोलॉइड स्ट्रिक्ट, ये पॉइजन के नाम बताइए, जैसे नुक्स वोमिका हो गया, इट्स एल्कोलॉइड स्ट्रिक्राइन हो गया, ठीक है। देन होते हैं डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट क्या होते हैं? अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेसेंट पॉइजन दिया जाता है, जैसे कि लिथारस सटाइवस हो गया, जिसको हम केसरी दाल बोलते हैं, तो उसकी बॉडी कैसे हो जाएगी? डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है। पेरिफेरल पॉइजन दिया जाता है तो उसमें कौन आते हैं? कॉर्नियम आ जा रहे हैं, कॉर्नियम कुरेयर आ जाएगा, कॉर्नियम आ जाएगा एंड कुरेयर आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से। फिर हमारा जो चौथा पॉइजन है वो होता है कार्डिक पॉइजन, ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है, मतलब वो पॉइजन कहाँ पर अफेक्ट करेगा, मेनली आपके हार्ट पर अफेक्ट करेगा। जैसे कि कौन कौन से ऐसे पॉइजन है, जैसे कि ओलिएंडर वगैरह हो गया, ओकोनाइट वगैरह हो गया, टबैको वगैरह हो गया, वो कहाँ पर अफेक्ट करते हैं, आपके मेनली अफेक्ट पर आपके हार्ट पर अफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा रिस्पायरेटरी पॉइजन। अब देखो जैसे नाम से क्लियर है रिस्पायरेटरी पॉइजन, तो वो कहाँ पर अफेक्ट करेगा, आपके जो लंग्स होते हैं तो उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है, एस्फाइक्सेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो इस तरह से। फिर उसके बाद आता है मिसलिनियस, ठीक है। अब मिसलिनियस में क्या होगा, जो बाकी के बचे हुए, जैसे कि मान लो कि डिफरेंट प्रकार के पॉइजन हो सकते हैं, जैसे कि मतलब किसी ड्रग्स की वजह से पॉइजन हो गया, या एक्सपायरी जो ड्रग्स देती है उसकी वजह से पॉइजनस ड्रग्स हो गई, मतलब जितने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे एनाल्जेसिक हो गए, एंटीपायरेटिक्स हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गए, तो वो सारे मिसलेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन के बेसिस पर। फिर दूसरा होता है मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। अब मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे पहला होता है सुसाइडल पॉइजनर, सुसाइडल पॉइजनिंग, ठीक है। अब देखो, अब सुसाइडल पॉइजनिंग मतलब ये ऐसा पॉइजन होता है जो किसी को मतलब खुद को मारने के लिए, ठीक है, खुद को मारने के लिए जो पॉइजन दिया जाता है वो होता है सुसाइडल पॉइजनिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सुसाइडल पॉइजनिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है, ठीक है, जैसे कि सेल्फ किलिंग के लिए जो दिया जाता है वो सुसाइडल पॉइजनिंग होता है, ठीक, और जो इजीली अवेलेबल हो जाए या किसी फूड में आसानी से हम इसको मिला सके, ठीक है। अगर किसी फूड में हम मिला रहे हैं तो उसके टेस्ट में कोई चेंज ना हो, ठीक है। और इसकी जो डोज होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, थोड़ी सी डोज दोगे तो इंसान मर जाएगा। और इसकी जो डोज मतलब इससे जो मृत्यु होती है किसी व्यक्ति को कैसे होती है, पेनलेस होती है। ये सारे इसके एक तरीके से लक्षण बताए गए हैं, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक बताए गए सुसाइडल पॉइजनिंग के, ठीक। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, आर्सेनिक, ये क्या लिख दिया इंसेक्टिसाइड, ठीक है, तो ये पता नहीं क्या लिखा है शायद, मतलब इंसेक्टिसाइड वो होगा जो इंसेक्ट को मारने के लिए होता है, आर्सेनिक हो गया, ऑक्रोनाइट हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है। जो भी आप एग्जांपल अच्छे से याद कर सको उन्हीं को याद करना, जरूर नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही याद करो। फिर उसके बाद, ठीक है, अब और अच्छे से आपको दिखेगा। इसके बाद आता है होमिसाइडल पॉइजनिंग। तो होमिसाइडल पॉइजनिंग के अंदर क्या आता है आपका कार्बोक्सिल। देखो होमिसाइडल पॉइजनिंग क्या होता है, मतलब किसी को मारने के लिए, मतलब किसी भी अदर पर्सन को मारने के लिए इस होमिसाइडल पॉइजनिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो चीप होता है, इजिली अवेलेबल होता है, हर जगह मिल जाता है, ठीक है। अगर इसको किसी चीज़ में मिक्स कर देते हैं तो उसकी खुद ही कोई स्मेल नहीं आती, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसके जो साइन और सिम्टम्स है वो ऐसे लगते हैं, मतलब इस पॉइजनिंग की वजह से साइन और सिम्टम्स आते हैं, वो ऐसा लगता है कि नेचुरल डिजीज है, ठीक है। और पोस्टमार्टम में भी इसको ईजिली आप नहीं पता कर सकते हो कि कौन सा पॉइजन दिया गया है, ठीक है। और इसका जो एंटीडोट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड, स्नेक वेनम, एडेनिन और इंसुलिन। फिर आता है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। अब देखो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में क्या होता है, मतलब ये ऐसा पॉइजन है जो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की वजह से लिया गया है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे मान लो आपने अपने घर में पॉइजनिंग रख रखा है, ठीक है, और उसको सेफ जगह पर ना रखा, बस ऐसे ही रसोई वगैरह में फेंक दिया या किसी रूम वगैरह में रख दिया, तो छोटे बच्चों ने गलती से खा लिया, या फिर जो भी कि कोई स्नेक वगैरह है किसी के घर पर आ गया या फिर किसी जंगल में किसी को काट लिया, तो इस तरह से जो एक्सीडेंट की वजह से होती है, जैसे बाइट बाई स्नेक पॉइजन और इंसेक्ट। फिर आता है स्टेपिंग पॉइजनिंग। अब स्टेपिंग पॉइजन किस लिए यूज होता है, जैसे कोई किसी गर्ल्स का रेप वगैरह होता है, ठीक है, उनको ये स्टेपिंग पॉइजन दिया जाता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि एक तरीके से हेलुसिनेशन होता है, ठीक है, या फिर किसी को चोरी वगैरह होती है, रोबरी वगैरह करनी होती है, तो इस पॉइजन का यूज़ करा जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि चोरी करने के लिए उसके खाने में दे दिया और वो रात तक उठ ही नहीं रही है या फिर चक्कर खा रही है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। देन उसके बाद आता है ओवर्टिफिकेशन। तो ओवर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जब भी कोई मतलब कोई सी लड़की या कोई लड़की का कोई मदर तो बच्चा कंसीव नहीं करना चाहती और वो बच्चा गलती से कंसीव हो जाता है, तो इसको किल करने के लिए भी कोई पॉइजन का यूज़ कर ले, जैसे आर्सेनिक, लेड और कैस्टर ऑयल हो गया। देन उसके बाद आता है कैटल पॉइजनिंग। कैटल पॉइजनिंग स्नेक वेनम और स्ट्रैगलिंग एक्रोनाइट आ जाता है। एरो पॉइजनिंग मतलब जो पहले के टाइम पर राजा महाराजा किसी को मारने के लिए एरो के सामने कोई पॉइजनिंग लगा ले, जैसे कि एक्रोनाइट, क्यूरेरा और स्नेक वेनम। कुछ फुल पॉइजनिंग भी होती है और ड्रग्स डिपेंडेंस, मतलब कुछ ड्रग्स की वजह से भी, ड्रग्स की ओवरडोज हो गई या एक्सपायर हो गई, इसकी वजह से भी, आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इस तरह की पॉइजनिंग में आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइजन, टॉक्सिन और वेनम के बारे में, ठीक है। तो पहला इसमें हम 5 फीचर देखने वाले हैं। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बताइए पॉइजन, टॉक्सिक और वेनम के बारे में। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पॉइजन क्या होता है। इज ए सब्सटेंस दैट कैन कॉज इलनेस और डेथ व्हेन एब्जॉर्ब और इंजेस्टेड। मतलब जो पॉइजन है वो एक ऐसे प्रकार का सब्सटेंस होता है जो आपको इलनेस कर सकता है या आपका डेथ कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप इसका सेवन करते हो, ठीक है, आप इसका इंजेक्शन करते हो या इसका बॉडी में एब्जॉर्बेशन होता है तो उसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है या फिर कोई डिजीज हो सकती है। उसके बाद बताया वेनम। तो वेनम भी क्या है, इज ए सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय एन एनिमल फ्रॉम सेल्फ डिफेंस एंड इज इंजेक्टेड इनटू अनदर एनिमल। तो ये भी क्या है, वेनम भी एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस होता है और कब प्रोड्यूस होता है, सेल्फ डिफेंस के, ठीक है।
जैसे स्नेक स्नेक कब बाइट करता है, स्नेक तब बाइट करता है जब उसको ऐसा लगता है कि मेरी जान को खतरा है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, स्नेक बाइट करता है अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। ये और इंजेक्ट करता है, जब स्नेक बाइट करता है तो वो क्या करता है, जो भी उसका वेनम होता है वो किसी दूसरे बॉडी, दूसरे पर्सन के या कोई भी दूसरे एनिमल की बॉडी में एंटर कर देता है। तो यहाँ पर भी यही बताया कि इंजेक्टेड इन टू अनदर एनिमल, ठीक। देन उसके बाद हम टॉक्सिन के बारे में देखते हैं। तो टॉक्सिन के बारे में क्या बताया गया है कि इज ए केमिकल सब्सटेंस। टॉक्सिन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, वो प्रोड्यूस विद लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म। मतलब टॉक्सिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है, ठीक। कोई लिविंग सेल्स होगी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उनके अंदर जो बनता है वो टॉक्सिन होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे ह्यूमन के अंदर यूरिन बनता है, यूरिया बनता है, तो वो क्या है, टॉक्सिन होता है, ठीक है। ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन बनते हैं। देन फिर बता रहा है कि प्रोड्यूस, कि पॉइजन कैसे प्रोड्यूस होता है, वेनम और टॉक्सिन। पहले हम देखते हैं पॉइजन, वो प्लांट और एनिमल द्वारा। पॉइजन प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। जो वेनम होता है वो ओनली और ओनली किसका होता है, एनिमल का होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं टॉक्सिन के बारे में। तो प्रोड्यूस विद एन लिविंग सेल्स और एन ऑर्गेनिज्म। जो टॉक्सिन होता है वो किसी लिविंग सेल्स के अंदर ही बनता है। देन उसके बाद सोर्स ऑफ एक्सपोजर की बात करते हैं। एंटर द बॉडी थ्रू इंजेक्शन एंड इनहेलेशन या ऑब्जर्वेशन। तो जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, या इसको हम इंजेस्ट कर ले, ठीक, मतलब इसको खा ले या फिर इनहेल कर ले, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। देन उसके बाद है इंजेक्टेड इनटू बॉडी थ्रू ए बाइट। थ्रू ए बाइट और स्टिंग, मतलब यहाँ पर जो वेनम बताया गया है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, एक बाइट के थ्रू। मतलब जैसे मान लो कि स्नेक बाइट हो गई, या फिर जो ततैया होती है, मुहाड़ होती है, वो आपको काट लेती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, आपकी बॉडी में वेनम को रिलीज करती है। देन उसके बाद टॉक्सिन बताया कि टॉक्सिन किस तरह से बॉडी में एंटर करता है। ये बाई मे एंटर इन द बॉडी इन डिफरेंट वेज, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। देन उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं। तो कैन बी लीथल इफ इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब इन लार्ज क्वांटिटी। तो पॉइजन को अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। जब वेनम के बारे में बताया गया है कि कैन बी लीथल इफ इंजेस्टेड इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब वेनम अगर इसको हम थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे तो हमारे लिए वो जानलेवा हो सकता है। तो इन दोनों में अगर कौन ज़्यादा डेंजरस है, तो वेनम ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी लेने पे भी जान ले रहा है। देन उसके बाद हम टॉक्सिन की बात करते हैं। तो वर्क इन लो क्वांटिटी एंड लो लेवल। कहने का मतलब ये है, अगर इसको टॉक्सिन को थोड़ी मात्रा में भी लेते हैं तो वो भी हमारे लिए कैसा होता है, खतरनाक होता है। देन उसके बाद एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो पॉइजन के अंदर हमारे जो एग्जाम्पल है, जैसे पॉइजन आईवीएफ, मशरूम और पफर फिश। और हमारे वेनम के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं स्नेक आ गया, स्पाइडर आ गया, स्कॉर्पियन आ गया। इनकी बाइट की वजह से क्या होता है, वो अपने वेनम को दूसरे एनिमल या दूसरे किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर कर देते हैं, ठीक है। और देन टॉक्सिन के अंदर यूरिया आ गया और यूरिक एसिड आ गया। मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे, 5 डिफरेंस लिखे हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिफरेंस लिखता तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको और भी कोई डिफरेंस याद है तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हो। तो याद रखना पीवीटी, तो पीवीटी याद रखना कि पॉइजन, वेनम और टॉक्सिन। फिर यहाँ पर डेफिनेशन, देन प्रोड्यूस, देन सोर्स ऑफ एक्सपोजर। तो कैसे याद रखोगे, DPSHE। तो डीपीएस, तो डीपीएस है, तो डीपीएस है कौन, पीवीटी। तो डीपीएस कौन है, डीपीएस है कौन है, पीवीटी, ठीक है। पर्वतिक तरीके से जैसे आपको बनाना है, देखो यहाँ पर मैंने बना दिया, इसकी ट्रिक बना दी है कि डीपीएस मतलब डेफिनेशन, पी मतलब प्रोड्यूस कैसे होता है, सोर्स ऑफ एक्सपोजर, हार्मफुल इफेक्ट और एग्जाम्पल। तो डीपीएस है पीवीटी, पी मतलब पॉइजनस, वी मतलब वेनम, टी मतलब टॉक्सिन। अगर आप इसे याद रखते हो तो आपको ये 5 पॉइंट और इन तीनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट और इन तीनों का डिफरेंस आप इस तरह से याद कर सकते हो कि डीपीएस है पीवीटी। तो इस तरह से आपको एक डिफरेंस बिटवीन पॉइजन, टॉक्सिक और वेनम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखो इसके बाद हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। मतलब वो कौन कौन से रूट है, वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे हम किसी एक पॉइजन को, जिससे पॉइजन को हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रूट बताइए मेनली, कौन कौन सी। एक होती है एंट्रल रूट, जिसको हम बोलते हैं जीआईटी रूट। दूसरा होता है पैरा एंट्रल रूट, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंट्रल रूट के बारे में, ठीक है। जो एंट्रल रूट होती है, मतलब ये एंट्रल रूट कैसे दी गई है, मतलब इसमें जो हम ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स वगैरह हो गया या कोई भी हम पॉइजन वगैरह हो गया, तो वो किस रूट से देते हैं, एंट्रल रूट से। देखो यहाँ पर कुछ वर्ड कॉमन आते हैं, जैसे ड्रग्स आता है, कि ड्रग्स आता है, पॉइजन आता है, या कोई केमिकल आता है, ठीक है। सेम जिस तरह से हम पॉइजन देते हैं, सेम उसी तरह से हम ड्रग्स देते हैं। भाई अगर कोई दवाई है तो उसको आप कैसे दोगे, ऑरली दोगे, ठीक है, आप ऑरली से ले सकते हो। या फिर किसी ड्रग्स को हम, कोई एंटीबायोटिक को हम कभी कभी वेन्स वगैरह में भी लगाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी देते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह, सेम उसी तरह से हम पॉइजन को भी अलग अलग डिफरेंट तरीका से देते हैं, ठीक। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पर पॉइजन के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि किस किस तरह से आप पॉइजन को दे सकते हो, सेम टू सेम आप इस तरह से ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे कि ड्रग्स को आप
आप ऑरली दे सकते हो या एनएस के थ्रू दे सकते हो या किसी वेन वगैरह में लगा सकते हो, ठीक है। सबक्यूटनेस बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सेम उन्हीं तरीके से हम पॉइजन भी यहाँ पर देते हैं और सेम ड्रग्स भी देते हैं। जब आप यहाँ पर फार्मेकोलॉजी पढ़ोगे मॉडर्न वाला पार्ट, तो वहाँ पर ये सब सीखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है क्या है कि मैं इसको थोड़ा सही से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और वहाँ पर भी और अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे अगर हम करेंगे तो, ठीक। तो अभी हम देखते हैं पहले एंटर रूट के बारे में, ठीक है। तो एंटर रूट में क्या होता है, कोई भी ड्रग्स हो गई या कोई भी पॉइजन हो गया जिसको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसमें, आपकी जो पूरी जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, एंट्रल रूट नाम देते हैं, ठीक। अब इस एंट्रल रूट के अंदर दो चीज़ आ जाती है, ठीक है। एक तो होता है ऑरली, एक होता है रेक्टल। एक होता है ऑरली भी दे सकते हैं, मतलब माउथ के थ्रू दे सकते हैं, और रेक्टल के थ्रू भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऑरली देते हैं मतलब माउथ के थ्रू देखते हैं, तो माउथ में हमारा जो मोस्ट एब्जॉर्बेट एरिया है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्वेशन वाला एरिया होता है वो होता है टंग, ठीक है। अब आगे जाके आप पढ़ोगे कि जब पेशेंट अनकॉन्शियसनेस होता है तो उसमें हम एक ऐसे ड्रग्स देते हैं जो आपकी जीभ के नीचे रख देते हैं, सबलिंगुअली, ठीक है। सबलिंगुअली जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है और आसानी से डिजॉल्व होकर आपके ब्लड में पहुँचकर पूरी बॉडी तक फैल जाती है, ठीक है। वो हमारा मॉडर्न वाला पार्ट है, इसमें हम ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि ऑरली में जो मोस्ट एब्जॉर्बेटिव एरिया है वो होती है टंग, ठीक है। तो अब टंग में भी दो है, एक टंग की जो ऊपर की सरफेस है उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल सरफेस, और उसको हम देते हैं सुप्रालिंगुअल। लिंगुअल जो वर्ड होता है वो टंग के लिए होता है, और टंग की जो बेस वाली सरफेस है उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जैसे टंग है, जैसे मान लो ये आपकी टंग है, ये टंग की ऊपरली सरफेस है, इसको हम बोल रहे हैं सुप्रालिंगुअल, और ये टंग की जो नीचे वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल। अब इसमें क्या होगी, बहुत सारे ऐसे ब्लड की सप्लाईज होंगी, नीचे बहुत सारी ब्लड की सप्लाईज होंगी और बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होंगी। जब इस पॉइजन को हम नीचे वाली सरफेस पर जाएगा तो वो बहुत जल्दी से घुल जाएगा, जो ब्लड सप्लाई है उनके थ्रू वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो यहाँ पर भी बताया कि सबलिंगुअल में क्या है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स है, जिससे पॉइजन कैन बी एब्जॉर्ब फास्ट होगा और डायरेक्टली हमारी पूरी हार्ट के थ्रू पूरी हमारी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद आता है रेक्टल। अब रेक्टल रूट में क्या है, देखो पॉइजन। अभी पॉइजनस क्या होता है, एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे पॉइजन है, जैसे पॉइजन की बात कर रहे हैं, पॉइजन तो शायद इतना रिलेट ना करो, लेकिन जैसे जब भी एनिमा थेरेपी हम करते हैं तो एनिमा थेरेपी कहाँ करते हैं, जो एनस होता है, एनस में हम उस दवाई को अंदर डालते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, रेक्टल से करते हैं। अब रेक्टल में क्या होता है, सबसे जो अंदर की लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। आप सभी ने पढ़ा है जो आपकी पूरी जीआईटी है उसमें 4 लेयर होती है, ठीक है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा और मस्कुलरिसिस, ठीक है। मैंने इनर से बताई है। तो म्यूकोसा सबसे अंदर होती है, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस और सबसे बाद सेरोसा होती है। जो सबसे अंदर जो म्यूकोसा होती है, इस म्यूकोसा के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। और जैसे ही हमने वो कोई ड्रग्स वगैरह कोई पॉइजन वगैरह उस एनस में दिया, और एनस के बाहर अंदर सबसे अंदर कौन सी लेयर होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और फिर ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी, जहाँ से पूरी बॉडी में हमारी फैल जाती है, ठीक है। मॉडर्न वाले पार्ट में पढ़ोगे आप फार्माकोलॉजी में कि जब भी आप यहाँ पर एनिमा थेरेपी करते हो या फिर कोई ड्रग्स देते हो, विरेचन कराना हो, परगेटिव पीछे से देते हो, तो कभी कभी तो वहाँ पर भी आपकी और भी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। देन उसके बाद हम बोलते हैं पैरा एंट्रल रूट के बारे में, ठीक है। अब पैरा एंट्रल रूट क्या होता है, मतलब इसमें जो पॉइजन है इसको हम डायरेक्टली आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं, या तो स्किन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं या किसी म्यूकस मेम्ब्रेन में हम इसको डाल रहे हैं, इस तरह से हम इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या थे कि इसको ऑरली ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करा, डायरेक्टली हमने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे पहला होता है मेथड इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में क्या होता है कि जैसे कोई पॉइजन है, जैसे बोलते हैं ना कि गैस में पॉइजन फैल गया है कि अपनी नाक को बंद कर लो, ठीक है, ठीक। तो ये होता है इनहेलेशन। तो अब देखो एक बात आती है सर, इनहेलेशन में ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बॉडी में एक कवरिंग होती है, जो कवरिंग क्या करती है, वो सारे भी जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है पॉइजन को नहीं जाने देगी, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पॉइजन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी नेजल कवरिंग होती है वो उसको पार कर जाते हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन में ये बताया जा रहा है कि फ्रॉम लंग्स दे गेट इनटू ब्लड एंड अफेक्टेड द होल बॉडी सिस्टम ऑलमोस्ट। मतलब ये देखो जब भी आप इनहेलेशन करोगे तो जो पॉइजन होगा वो कहाँ पर जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा। और आप जानते हो लंग्स से जो ब्लड है वो कहाँ पर जाता है, आपके हार्ट में जाता है, और हार्ट से वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जाता है। अगर एक बार जो भी पॉइजन है वो आपके लंग्स में चला गया और लंग्स से हार्ट में चला गया, तो हार्ट से वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो जो ये इनहेलेशन वाला है ये फास्टेस्ट रूट भी होता है। अब ये फास्टेस्ट रूट क्यों होता है, देखो ये आप चीज़ वैसे पहले पढ़ चुके हो कि देखो ये चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो होता क्या है कि हमारे बॉडी में 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट होता है, और हार्ट से इस तरह से यहाँ पर
ठीक है। और ये ऊपर हमारा कहीं लंग्स होता है, ठीक है। तो लंग्स से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड आता है, लेफ्ट आर्टरी में जाता है, लेफ्ट आर्टरी में लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ पे टिश्यू में जाता है, और ये टिश्यू में पहुँचकर यहाँ पर राइट आर्टरी में जाता है, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट लंग के अंदर जाता है, इस तरह से। तो देखो अब जब भी हम इनहेलेशन करेंगे तो इनहेलेशन करने के बाद जैसे हमने इनहेल किया, अब ये पॉइजन हमारे कहाँ पर आ गया, लंग्स में आ गया। ये पॉइजन लंग्स में आ गया, तो लंग्स में जाने के बाद कहाँ पर जाएगा, आपके सीधे सीधे लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू जाता है एरोटा में, और एरोटा क्या कर देता है, अपनी बहुत सारी ब्रांचेस निकाल के पूरी बॉडी में इसको ट्रांसफर कर देता है, जितने भी टिश्यू है, जितनी पूरी बॉडी है, वो सभी में इसको ट्रांसफर कर देता है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अगर एक बार लंग्स में आ गया तो लंग्स में हार्ट से जाएगा और हार्ट से पूरी बॉडी में वो पॉइजन फैल जाएगा। तो सबसे जो फास्टेस्ट रूट होता है वो कौन सा होता है, इनहेलेशन होता है, ठीक है। तो और भी अच्छे से आपको यहाँ पर ये फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एंड ये फास्टेस्ट वे होता है, एंड नोज एक्ट एज ए मेन पैसेज फॉर द इनहेलेशन। जो नोज है, अभी नोज के थ्रू ही तो क्या होता है, इनहेलेशन होता है, ठीक बात है। अभी इनहेलेशन होगा, देखो अभी जो पॉइजन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं या फिर वो गैसेस होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। जो पास कर जाते हैं आपके नेजल मेम्ब्रेन से, और नेजल मेम्ब्रेन से पास करके तो वो ट्रांसपोर्ट करेंगे लंग्स से, और लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देन उसके बाद आता है इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस में क्या होता है, देखो अब इंट्रावेनस नाम से ये इंट्रावेनस, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। जब इंटर आए दो वेन के बीच में, और एक आ रहा है इंट्रा मतलब एक ही वेन में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी वेन में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सिफेलिक वेन होती है, तो ये जैसे आपको वेन दिख रही होगी, देखो थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, जैसे ये वेन दिख रही है, ठीक है। अभी इंट्रावेनस वेन है, तो इस इंट्रावेनस वेन में हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। इंजेक्शन किसका लगाएंगे, मतलब उसमें पॉइजनस होगी, ठीक है। वो दवाई कैसी होगी, पॉइजनस होगी। अगर इस वेन में मैं लगा देता हूँ तो वो क्या होगी, अब ये सारा जो वेन है वो ब्लड कहाँ पर जाता है, ठीक। अब जैसे ये वेन में मैंने लगाया तो होगा क्या, जो देखो यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना कैवा और एक होता है इन्फीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा आपके लोअर ब्लड को, मतलब जो भी लोअर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको लाने का काम करती है, और सुपर वेना कैवा हमारे ऊपर की बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको लाने का काम करती है। कहाँ पर डाल देती है आपका, ये डाल देती है राइट आर्टरियम में, और ये डालता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डालेगा, और देखो ये भी इन्फीरियर वेना का भी लेफ्ट राइट दोनों ही राइट आर्टरी में डालते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में डालते हैं, राइट आर्टरी में डालते हैं, और राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में, और देन राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में चला जाएगा। फिर लंग्स से क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल एक्सचेंज होता है कि जो डीऑक्सीजन ब्लड था वो CO2 यहाँ से निकल जाएगी, और ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो पॉइजनस है वो फिर से हार्ट के पास आ जाएगा, और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंट्रावेनस है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट वे है इनहेलेशन के बाद। तो सबसे फास्टेस्ट वे कौन है, इनहेलेशन है, देन इंट्रावेनस है, ठीक है। तो इंट्रावेनस ही फास्टेस्ट वे। देखो इनहेलेशन में क्या था, डायरेक्टली लेफ्ट आर्टरियम से वो पूरी बॉडी में एरोटा थ्रू फैल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, वो राइट आर्टरी में जा रहा है, देन राइट वेंट्रिकल में, देन लंग्स में अंदर, फिर लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तब जाके पूरी बॉडी में फैल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइजन ऑफ ड्रग जो भी है वो वेन के थ्रू जा रहा है, वेन से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से हार्ट में जाता है, देन पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रख लेना कि जो नीडल एंगल है, जो नीडल एंगल है इसमें कितना है, 25 डिग्री होता है, ठीक है। देखो ये एंगल तो आपको पता है, अगर मैं इसमें हाथ में ऐसे पूरा पेन को गड़ा देता, जैसे मान लो नीडल है, इस नीडल को पूरा इसमें गड़ा दूँ तो 90 डिग्री है, और अगर इसको थोड़ा इतना डिग्री पे घुमाऊँ, इतना डिग्री पे लगाऊँ तो 25 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से डिग्री का एंगल यहाँ पर चेंज होता जाता है इन दो के बीच में। तो इस पे जो हम नीडल का एंगल लगाते हैं, मतलब 25 डिग्री लगाते हैं, जैसे एग्जांपल IV फ्लूइड होता है और हमारा एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है। तो ये कैनुला वगैरह लगाते हैं ना हम यहाँ पर, तो इसी कैसे लगाते हैं, नीडल से लगाते हैं 25 डिग्री पे हम यहाँ पर, ये जो हमारी वेन होती है, सिफेलिक वेन होती है, तो यहाँ पर हम कैनुला वगैरह के लिए एंटीबायोटिक देने के लिए लगाते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलर। अब देखो जो इंट्रामस्कुलर है, अगर इसमें कोई पॉइजन दिया जाता है, इसमें कोई ड्रग्स वगैरह दी जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई ड्रग्स वगैरह देते हैं तो डेल्टॉइड मसल्स पे देते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे बटक वाला रीजन होता है वहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर इसका जो रूट होता है वो इतना फास्ट नहीं होता है। देखो इसमें क्या था, डायरेक्टली वो लंग्स से जाके हार्ट में पूरी बॉडी में फैल रहा था। इसमें क्या था, राइट आर्टरियम से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इंट्रामस्कुलर से इंजेक्ट दिया जाता, मतलब कोई ड्रग्स वगैरह पॉइजन वगैरह दिया जाता है तो वो आपके मसल्स में जाता है, ठीक है। जैसे अवे मसल कौन कौन सी होती है, आपकी अपर आर्म की होगी, जो डेल्टॉइड मसल्स होता है। देखो डेल्टॉइड मसल पे हम जो इंजेक्शन देते हैं, जैसे मान लो ये आपका कंधा है, ठीक है, तो आपके कंधे पे ऐसे 2 उंगली रखना और इस पर इस तरह का बनाना शेप, ठीक है, इस तरह का, ये इस तरह का शेप बनाना, और ये जो ये बीच का जो रीजन बच रहा है ना सारा, तो इसमें आप कह रहे हैं कि इंजेक्शन दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे ये आपका यहाँ पर क्लेविकल का जो शाफ्ट होता है ऐसा इस तरह से, जो ये लास्ट वाला होता है, तो यहाँ पर ऐसे 2 उंगली रखनी है आपको और इस तरह से 2 रखनी है, तो इस हिस्से में आप यहाँ पर इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा तरीका होता है इंजेक्शन लगाने का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अपर आर्म बता दिए, थाई में बता दिए, बटक में बता दिए, तो इन एरिया में आप कह रहे हैं कि इंट्रामस्कुलर का इंजेक्शन लगा सकते, क्यों लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट होता है, जिसकी वजह से आप 90 डिग्री पे यहाँ पर इंजेक्शन लगा सकते हो। देखो, जब भी आप यहाँ पर इंट्रामस्कुलर में इंजेक्शन लगाते हो तो वो कैसे लगाते हो कि बिल्कुल इस तरह से लगाते हो, इस तरह से ऐसे घुसा देते हो 90 डिग्री पूरी सुई को। ठीक है, तो इस तरह से एंड देन ये एब्जॉर्ब होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। और देखो, ये ब्लड स्ट्रीम में लेस क्विकली होगा, तो डिपेंड ब्लड सप्लाई टू द मसल्स। देखो, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि जो उस मसल्स में कितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। अगर मसल्स में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, और ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो लेस एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो अब इसका देखो, इसका जो एब्जॉर्बेशन का पावर होती है वो थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, अब जब भी इंट्रामस्कुलर पे आप इंजेक्शन लगाते हो, ठीक है, मतलब वो अगर हम पॉइजनस की बात ना करें, ड्रग्स की बात करते हैं, जैसे नॉर्मली हम ड्रग्स वगैरह का इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीबायोटिक लगाते हैं, पेन किलर का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो किसी का भी अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो वो क्या होगा कि उसका जो एब्जॉर्बेशन का पावर है वो थोड़ा लेट होगा, मतलब स्लो होगा। एब्जॉर्बेशन पावर स्लो होगा तो उसका जो मतलब इफेक्ट होगा वो देर तक होगा। ठीक है, जो स्लो एब्जॉर्ब होता है उसका इफेक्ट देर तक होता है। ठीक है, इस तरह से समझो। ठीक, अब जैसे ये इंट्रावेनस है, अब इनका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो फास्ट होता है, तो इनका इफेक्ट भी कम टाइम के लिए होता है। जैसे इनहेलेशन का इफेक्ट सबसे कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन जल्दी हो जाता है। अभी मस्कुलर में क्या होता है, वो एब्जॉर्वेशन लेट में होता है, तो इसका जो इफेक्ट है वो देर तक रहता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि नीडल का एंगल 90 डिग्री पे होता है, एग्जाम्पल वैक्सीन वगैरह और पेन रिड्यूसिंग ड्रग्स, तो ये हम लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आजकल क्या है, जैसे कोई क्लिनिक है तो कोई भी पेन मतलब ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसके शरीर में दर्द होता है या कहीं भी पेन होता है, तो उसमें हम किसका इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रामाडोल का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, वो ट्रामाडोल हो गए, और भी बहुत सारे ये पेन किलर के इंजेक्शन। ठीक है, वो देखते हैं कि कितनी सीवियरिटी ऑफ पेन है, तो उसके अनुसार लगाते हैं। ठीक है, ये सारे अगर आप कहीं प्रैक्टिस करोगे तो ये सब देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद होता है इंट्राडर्मल। अब इंट्राडर्मल में क्या होता है कि इसमें जो इंजेक्शन लगाते हो आप वो डर्मिस में लगाते हो। जैसे स्किन की लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस होती है, एक होती है डर्मिस होती है। तो यहाँ पर जो इंजेक्शन लगा रहे हो आप पॉइजन लगा रहे हो वो डर्मिस में लगाते हो। अब इसमें जो निडल का एंगल है वो कितना होता है, 10 से 15 डिग्री होता है। कितना होता है, 10 से 15 डिग्री यहाँ पर निडल का एंगल होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से इंजेक्शन, जैसे कि टीबी स्किन टेस्ट, अगर आपको टीबी का यानी ट्यूबरक्लोसिस का अगर आपको टेस्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करते हो, स्किन के अंदर आप 10 से 15 डिग्री पे इंजेक्शन लगाते हो और उसका थोड़ा सा ऐसे कुछ निकालते हो। ठीक है, थोड़ा सा निकालते हो और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टाक्स लुकास टेस्ट बोलते हैं, मॉन्टाक्स टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मॉन्टाक्स टेस्ट, तो इससे हम यहाँ पे टीबी का टेस्ट वेरीफाई करते हैं। देन एक होता है सब क्यूटनेस। अब सब क्यूटनेस है, जैसे नाम से क्लियर, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो स्किन के नीचे जो लेयर होती है वो होती है सब क्यूटनेस। अब इसमें नीडल इंसर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड बैंड टू द स्किन, मतलब स्किन के नीचे जो होता है फैट उसमें डालते हैं। एंड देन स्मॉल ब्लड वेसल कैपिलरीज होती है। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम, इसमें जो नीडल का एंगल वो 45 डिग्री पर लगाते हैं। और इसमें जो इंजेक्शन लगाए इंसुलिन वगैरह का, हिपेरिन वगैरह का। देखो, जब भी किसी भी पेशेंट को अगर हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो वो देखना कि इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो कहाँ पर लगता है, वो पेट में लगता है। ठीक है, एब्डोमेन में जनरली हम लगा देते हैं। ठीक है, तो और कैसे लगाते हैं, सब क्यूटनेस लगाते हैं, मतलब जहाँ पर स्किन के नीचे लगाते हैं। और कितनी डिग्री पे लगाते हैं, 45 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, अभी तक आपको इतना चीज़ क्लियर हो गई होंगे।